आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके में जो कुछ हो रहा है उसने पूरे साउथ एशिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सड़कों पर हज़ारों लोग हैं, मार्केट्स बंद हैं, इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड की जा रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, पॉलिटिकल लीडर्स पर केसेस दर्ज हो रहे हैं और एक ऐसा मूवमेंट उभर कर सामने आया है जिसने इस्लामाबाद को भी चिंता में डाल दिया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि पूरा विवाद किसी बॉर्डर फायरिंग, किसी मिलिट्री ऑपरेशन या इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से शुरू नहीं हुआ। सब कुछ शुरू हुआ सिर्फ 12 सीट्स से, सिर्फ 12 असेंबली सीट्स। लेकिन आखिर इन 12 सीट्स में ऐसा क्या है कि लोग जान देने और लेने पर उतर आए हैं? क्यों एक पॉपुलर प्रोटेस्ट मूवमेंट को बैंड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया? क्यों ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स अलार्म बजा रहे हैं? और क्यों सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन पीओके ट्रेंड कर रहा है? इस वीडियो में हम सिर्फ करंट प्रोटेस्ट्स की बात नहीं करेंगे, हम 1947 से शुरू करेंगे, पार्टीशन से, कश्मीर डिस्प्यूट से, गिलगित बाल्टिस्तान से, पीओके के पॉलिटिकल सिस्टम से, पाकिस्तान के रोल से, और फिर समझेंगे कि आज जो कुछ हो रहा है उसकी असली जड़ कहाँ है। क्योंकि जो कहानी आप मेन स्ट्रीम हेडलाइंस में देख रहे हैं उसके पीछे एक बहुत लंबी हिस्ट्री छुपी हुई है। कश्मीर की कहानी कहां से शुरू हुई? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को समझने के लिए हमें 1947 में जाना होगा, जब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ। इंडिया और पाकिस्तान दो अलग कंट्रीज बनी। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में 560 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स भी मौजूद थी। इन स्टेट्स को 3 ऑप्शंस दिए गए, इंडिया को ज्वाइन करो, पाकिस्तान को ज्वाइन करो या इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करो। जम्मू एंड कश्मीर उन्हीं प्रिंसली स्टेट्स में से एक थी। यहाँ महाराजा हरी सिंह की हुकूमत थी। महाराजा ने तुरंत इंडिया या पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला नहीं किया। वो कुछ समय तक इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन अक्टूबर 1947 में सिचुएशन ड्रामेटिक तरीके से बदल गई। पाकिस्तान की तरफ से ट्राइबल फाइटर्स कश्मीर में दाखिल हुए, कई इलाकों में लड़ाई शुरू हो गई। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि महाराजा हरी सिंह ने मिलिट्री असिस्टेंस के लिए इंडिया से मदद मांगी। इंडिया ने एक शर्त रखी, कश्मीर को भारत के साथ फॉर्मली एसेशन करना होगा। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन किया। इसके बाद इंडियन आर्मी कश्मीर पहुंची और पहला इंडो पाक वार शुरू हो गया। लड़ाई के कई महीनों तक चली। आखिरकार यूनाइटेड नेशंस के इंटरवेंशन के बाद सीज फायर हुआ, लेकिन तब तक कश्मीर डिवाइड हो चुका था। एक हिस्सा भारत के कंट्रोल में रहा, एक हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया। आज इसी पाकिस्तान कंट्रोल्ड एरिया को पाकिस्तान ऑक्युपाइड या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कश्मीर का तीसरा डायमेंशन भी है, गिलगित बाल्टिस्तान, और चौथा डायमेंशन भी है, अक्साई चिन, जो चाइना के कंट्रोल में है। यानी आज का हिस्टोरिकल जम्मू एंड कश्मीर 4 अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स में बटा हुआ है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और चाइना के कंट्रोल वाला अक्साई चिन। इसी वजह से कश्मीर डिस्प्यूट दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में से एक माना जाता है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान क्या है? जब लोग पीओके बोलते हैं तो अक्सर वो पूरे पाकिस्तानी कंट्रोल्ड कश्मीर को एक यूनिट समझते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। पाकिस्तान के कंट्रोल वाले रीजन के 2 मेजर पार्ट्स हैं। पहला है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी कैपिटल मुजफ्फराबाद है। दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान, जिसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसी रीजन से गुजरता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान ऑफिशियली इन एरियाज़ को अपने रेगुलर प्रोविंसेस की तरह ट्रीट नहीं करता है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंसेस लिस्टेड हैं, लेकिन पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का स्टेटस अलग रखा गया है। कागजों पर पीओके का अपना प्राइम मिनिस्टर है, अपना प्रेसिडेंट है, अपनी असेंबली भी है, अपनी कोर्ट्स हैं, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि फाइनल अथॉरिटी इस्लामाबाद के पास रहती है। और इसी पॉइंट से आज की क्राइसिस की बुनियाद शुरू होती है, क्योंकि कई लोकल ग्रुप्स का मानना है कि उनकी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी उतनी नहीं है जितनी ऑफिशियली दिखाई जाती है, और इसी डिसैटिस्फैक्शन ने धीरे धीरे एक बड़े मूवमेंट की शक्ल लेना शुरू कर दिया है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां से करंट क्राइसिस की शुरुआत हुई। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनकी वजह सिर्फ 12 असेंबली सीट्स हैं। लेकिन ये 12 सीट्स इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों हैं? पीओके, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 45 सीट्स हैं।
इनमें से 33 सीट्स रीजन के अंदर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन 12 सीट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहने वाले कश्मीरी रेफ्यूजीज के लिए रिजर्व हैं। ये वो लोग हैं या उनकी फैमिलीज हैं जो 1947 के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर से पाकिस्तान माइग्रेट हुई थी। पाकिस्तान का स्टैंड यह है कि कश्मीर डिस्प्यूट अभी रिजॉल्व नहीं हुआ, इसलिए डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। इसी लॉजिक के तहत ये सीट्स रिजर्व रखी गई है, लेकिन लोगों का मानना है कि जो लोग पीओके में रहते ही नहीं, उन्हें पीओके की गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इतना इन्फ्लुएंस क्यों दिया जाए। उनका कहना है कि असेंबली की हर सीट उन लोगों की होनी चाहिए जो पीओके के अंदर रहते हैं। यहाँ से विवाद और गहरा हो गया, क्योंकि यह सिर्फ सीट्स का सवाल नहीं था, यह पावर का सवाल था, यह रिप्रेजेंटेशन का सवाल था और यह गवर्नेंस के फ्यूचर का सवाल था। कुछ क्रिटिक्स का आरोप है कि इस सीट से की वजह से इस्लामाबाद का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है। वहीं सपोर्टर्स कहते हैं कि इन सीट्स को हटाना कश्मीर डिस्प्यूट की हिस्टोरिकल पोजीशन को कमज़ोर कर देगा। यानी दोनों तरफ अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल रीजनिंग मौजूद है। और इसी बीच मैटर कोर्ट तक पहुंच गया। सिचुएशन तब ड्रामेटिक हो गई जब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी। कोर्ट ने कहा कि रेफ्यूजी सीट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन रखती हैं और उन्हें सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर कोई बदलाव करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी। लीगल पर्सपेक्टिव से ये एक जुडिशियल डिसीजन था, लेकिन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इसने पूरी सिचुएशन को बदल दिया। प्रोटेस्ट मूवमेंट को लगा कि डेमोक्रेटिक रूट बंद हो गया है, पब्लिक एंगर और बढ़ गया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने स्ट्राइक और प्रोटेस्ट कॉल्स को और एग्रेसिव बना दिया और फिर रीजन में टेंशंस तेजी से बढ़ने लगे। कोर्ट के फैसले के बाद अथॉरिटीज़ ने सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ा दिए, एडिशनल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय की गई, कई जगहों पर इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, ट्रेवल एडवाइजरीज इशू हुई और फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बैंड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया और JAAC के लीडर्स को अरेस्ट के लिए 10 मिलियन रुपीस का रिवार्ड भी घोषित किया गया। सरकार का कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन गई है। कई बड़े शहरों में प्रोटेस्ट होने लगे, रावलकोट, मुजफ्फराबाद और मीरपुर सब हेडलाइंस में आ गए। क्लैशेस हुई। इसी दौरान ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी कंसर्न एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। इंटरनेट शटडाउन्स, मास अरेस्ट और फोर्स का यूज को लेकर सवाल उठने लगे और धीरे धीरे ये लोकल प्रोटेस्ट इंटरनेशनल अटेंशन अट्रैक्ट करने लगा। आखिर प्रोटेस्ट की असली जड़ क्या है? आज जो मूवमेंट आप देख रहे हैं वो अचानक पैदा नहीं हुआ, उसकी जड़ कई साल पुरानी है। 2023 और 2024 के दौरान पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में महंगाई तेजी से बढ़ रही थी। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स लोगों के लिए बड़ा इशू बन चुकी थी। आटे की सप्लाई और प्राइसेस को लेकर भी लोग नाराज थे। कई इलाकों में लोगों को लगने लगा कि उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सीरियस तरीके से एड्रेस नहीं किया जा रहा। इसी दौरान ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC नाम का प्लेटफॉर्म उभर कर सामने आया। JAAC कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये ट्रेडर्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और एक्टिविस्ट का एक कोalition था। शुरू में उनकी डिमांड्स सीधी और प्रैक्टिकल थी, सस्ती बिजली, महंगाई से राहत, फूड सिक्योरिटी और गवर्नेंस रिफॉर्म्स। लेकिन धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ता गया और फिर इकोनॉमिक इश्यूज पॉलिटिकल इश्यूज से जुड़ने लगे। लोग सिर्फ बिल्स और सब्सिडीज की बात नहीं कर रहे थे, अब सवाल रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का भी था। इसी पीरियड में JAAC ने एक डिटेल्ड चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश की और धीरे धीरे ये मूवमेंट POK की सबसे पावरफुल ग्रास रूट मूवमेंट्स में से एक बन गया। आज़ाद कश्मीर कितना आज़ाद है? अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, आखिर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर को आज़ाद कश्मीर क्यों कहा जाता है और क्या वाकई ये पूरी तरह ऑटोनमस हैं? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का अपना प्राइम मिनिस्टर है, अपना प्रेसिडेंट है, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, अपना सुप्रीम कोर्ट भी है। सुनने में ये एक सेल्फ गवर्निंग सिस्टम लगता है, लेकिन जब एक्सपर्ट्स इस सिस्टम को डिटेल में देखते हैं तो एक अलग तस्वीर सामने आती है। 1974 के इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी और कई स्ट्रेटेजिक मैटर्स इस्लामाबाद के कंट्रोल में रहते हैं। यानी सबसे स्ट्रेटेजिक और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं होते। इसी वजह से कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का मानना है कि POK का गवर्नेंस स्ट्रक्चर एक लिमिटेड ऑटोनॉमी मॉडल पर बेस्ड है और यही बात कई लोकल ग्रुप्स को परेशान करती रही है। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स को पाकिस्तान के साथ एसेशन के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करना पड़ता है
उनका तर्क है कि पॉलिटिकल डिबेट की बाउंड्रीज पहले से ही तय कर दी जाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर डिस्प्यूट की सेंसिटिविटी को देखते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जरूरी है। यानी एक ही सिस्टम को दो लोग बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं और इसी डिसएग्रीमेंट ने आगे चलकर पब्लिक फ्रस्ट्रेशन को जन्म दिया। जैसे जैसे सिचुएशन टेंस होती गई वैसे वैसे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की नज़र भी पीओके पर पड़ने लगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल और कुछ राइट्स ग्रुप्स ने इंटरनेट शटडाउन्स, अरेस्ट और फोर्स के इस्तेमाल को लेकर चिंता व्यक्त की। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ का कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है। उनका आरोप था कि कुछ प्रोटेस्ट एलिमेंट्स वायलेंट हो गए थे और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहे थे। यानी एक बार फिर वही सवाल सामने आया जो दुनिया के कई प्रोटेस्ट मूवमेंट्स में देखने को मिलता है, सिक्योरिटी या सिविल लिबर्टीज, लॉ एंड ऑर्डर या पॉलिटिकल डिसेंट। और इसी डिबेट में पीओके के क्राइसिस को और कंट्रोवर्शियल बना दिया। जब पीओके में अनरेस्ट बढ़ा तो भारत की नज़र भी इस डेवलपमेंट पर गई। इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा कि पीओके में जो कुछ हो रहा है वो गवर्नेंस और रिप्रेजेंटेशन से जुड़ी गहरे इश्यूज को सामने ला रहा है। न्यू दिल्ली ने पाकिस्तान पर एलिगेशंस लगाए कि प्रोटेस्टर्स को सप्रेस किया जा रहा है। पाकिस्तान ने इन आरोपों को रिजेक्ट कर दिया। इस्लामाबाद का कहना था कि इंडिया इस सिचुएशन का पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाहता है। यानी ग्राउंड पर प्रोटेस्ट चल रहे थे और डिप्लोमेटिक लेवल पर नैरेटिव वार। दोनों देश अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन दुनिया के सामने रख रहे थे। लेकिन सच ये है कि जो लोग सड़कों पर थे उनके लिए ये जो पॉलिटिकल डिबेट से ज़्यादा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी और पॉलिटिकल फ्यूचर का सवाल था। पीओके क्राइसिस को समझने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये रीजन दुनिया के सबसे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस में से एक माना जाता है। यहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक गुजरता है जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक मेजर हिस्सा है। गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान को चाइना से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। इसी वजह से इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चाइना के लिए भी बहुत ज़्यादा है। ये रीजन सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और वेस्टर्न चाइना के जंक्शन पर मौजूद है। कई एनालिस्ट्स का मानना है कि कश्मीर डिस्प्यूट सिर्फ ज़मीन का इशू नहीं है, ये वाटर रिसोर्सेज, ट्रेड रूट्स, मिलिट्री ज्योग्राफी और रीजनल इन्फ्लुएंस का भी सवाल है। और इसीलिए कश्मीर की हर डेवलपमेंट रीजनल पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है। पीओके पाकिस्तान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पीओके की इंपॉर्टेंस सिर्फ स्ट्रैटेजिक नहीं है, इकोनॉमिक भी है। ये रीजन इंडस रिवर सिस्टम का अपर कैचमेंट में स्थित है। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर और वाटर सिक्योरिटी का बड़ा हिस्सा इसी रिवर सिस्टम पर निर्भर करती है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेचुरल रिसोर्सेज भी रीजन की इंपॉर्टेंस को और बढ़ा देते हैं। इसी वजह से इस्लामाबाद के लिए पीओके सिर्फ एक डिस्प्यूटेड टेरिटोरी नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का भी एक मेजर कंपोनेंट है। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि लोकल पॉपुलेशन को लगता है कि रिसोर्सेज का पूरा फायदा उन तक नहीं पहुंचता है और यही रिसेप्शन पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन को जन्म देता है। क्या ये सिर्फ 12 सीट्स का मुद्दा है? अगर हम पूरी कहानी को देखें तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। 12 सीट सिर्फ स्पार्क थी, असली इशू उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, ये गवर्नेंस का सवाल है, ये अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, ये ऑटोनॉमी और अथॉरिटी के बीच बैलेंस का सवाल है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, दूसरी तरफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को डिफेंड करते हैं। और इसी टकराव ने आज के क्राइसिस को जन्म दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है आगे क्या? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इलेक्शंस के बाद टेंशंस कम हो सकती है। कुछ का कहना है कि अगर अंडरलाइंग ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं की गई तो अनरेस्ट दोबारा उभर सकता है। डायलॉग एक ऑप्शन है लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट भी बहुत गहरा है। रेफ्यूजी सीट्स का इशू आसानी से सॉल्व होता नजर नहीं आता क्योंकि यह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि कश्मीर डिस्प्यूट की हिस्टोरिकल नैरेटिव से भी जुड़ा हुआ है। यानी जो मुद्दा आज सड़कों पर दिख रहा है उसकी जड़ 1947 तक पहुंचती है और इसी वजह से इसका सलूशन भी इतना सिंपल नहीं है। पीओके में जो कुछ हो रहा है उससे सिर्फ एक प्रोटेस्ट मूवमेंट कहना शायद पूरी तस्वीर को समझना नहीं होगा। ये एक ऐसा क्राइसिस है जहां हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी, गवर्नेंस और जियोपॉलिटिक्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। 1947 की पार्टीशन से शुरू हुई कहानी आज भी खत्म नहीं हुई, बस उसके चैप्टर्स बदलते गए, कभी वॉर के रूप में, कभी डिप्लोमेसी के रूप में और आज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में।
सबसे बड़ा सवाल अब भी है, क्या पीओके का फ्यूचर बैलेट तय करेगा या फिर सड़कें, और क्या 12 सीट का विवाद कल किसी और बड़े पॉलिटिकल संघर्ष में बदल जाएगा? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पीओके में जो कुछ हो रहा है उस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले एनालिसिस के साथ।